Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister. ममता दीदी कितनी चिल है यार, अमित शाह को बोल रही है नॉटी होम मिनिस्टर। ये क्या नॉटी है, असली नॉटी वो कार्तिक भाई हैं अपने, गोवा में 18 साल की लड़की के साथ चिल कर रहे हैं। तेरी खुद की गर्लफ्रेंड 17 साल की है। ये तो मेरे खिलाफ नेगेटिव पीआर है। फुटबॉल के खराब ही हाल है इस देश में। तू कहाँ जा रहा है बे? क्रिकेट मैच है मेरा, IMPL, इंटरनेशनल इंटर मोहल्ला प्रीमियर लीग। इंटर मॉल, इनकी भी लीगें चल रही। पैसे कहाँ से आ रहे तुम लोग के पास? 4 स्पॉन्सर है मेरे पास, मालूम है कुछ? इसके पास भी स्पॉन्सर है। की बेटी करे पुकार। अरे नाथूराम रहीम, ये फिर पैरोल पे बाहर आ गया। तो आएगा, ये कौन सा कोई सोशल एक्टिविस्ट है जो जेल में पड़ा रहेगा। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। ममता बनर्जी की एक वीडियो वायरल हुई। The candidate list, the party strategy, the party. पॉटी स्ट्रेटजी, ये स्ट्रेटजी होती है मैडम इसकी? हम तो सुबह हम नहीं सोचते ना। No nasty home minister, the naughty home minister. नॉटी होम मिनिस्टर। भाई एक पॉइंट के लिए तो ममता बनर्जी को देख के सही में ऐसा लगता है कि कोई स्कूल की प्रिंसिपल हो जो असेंबली के बाद आगे किसी ना किसी बात पे झाड़ नहीं देती। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा। अब ये हुआ कहां और क्यों, बताता हूं। दरअसल एक कोयला घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के कोलकाता ऑफिसेज में रेड करी। ये आईपैक वही है, प्रशांत किशोर वाला। कई जगह रेड हुई, इंक्लूडिंग आईपैक के डायरेक्टर और ममता बनर्जी के क्लोज कहे जाने वाले प्रतीक जैन के घर पर। अब जब ये रेड चल रही थी तो ममता बनर्जी बोलती है कि ये हमारी पार्टी के कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा और इलेक्शन स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट्स को हथियाने की कोशिश की जा रही है। और रेड के बीचों बीच जैन साहब के घर में घुसी, ईडी वालों को बोला कि वो नाचे और कुछ डॉक्यूमेंट्स और डिवाइसेस उठा के बाहर ले आई। काका चीची, बीजेपी छी छी। स्वैग तो है देखो। यहाँ कलकत्ता में ये ड्रामा हो रहा था, वहां दिल्ली में महुआ मोइत्रा समेत कई सारे टीएमसी के एमपी होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर धरना दे दिए। पुलिस उनको उठा के ले गई। दोस्तों एक बात की श्योरिटी रख लो, लोकतंत्र की हो ना हो, एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं है इस देश में। एंड आई एम नॉट डिस्काउंटिंग, ये गलत है। एक ईडी की रेड में बीचों बीच घुस के आप ऐसे डॉक्यूमेंट उठा के बाहर नहीं ला सकते, पर इनके अलावा और कौन ला सकता है? लेट्स बी रियल, भारत के सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी मिलाकर सिर्फ यही कर सकती है ये। The naughty home minister. भारत की संस्कृति है भाई, घर में कितना भी मोटा भाई हो, दीदी से बड़ा डॉन कोई नहीं होता। सफेद कपड़ा। अरे मालिक, आज तो अपन सेम टीम में। देश में अगली बड़ी हुई द कार्तिक आर्यन कंट्रोवर्सी। भैया पूरा इंटरनेट पगला गया था। और तुम अब तक अगर इसके बारे में कुछ नहीं जानते, तुमने कुछ नहीं सुना, तो मुझसे दोस्ती करोगे क्या? नहीं, मजाक भी नहीं कर रहा, मुझे कम कलेश बुद्धि लोगों की जरूरत है अपनी लाइफ में। बताऊं क्या हुआ? बदल। तो हुआ क्या, कार्तिक आर्यन भाई ने एक स्टोरी डाली गोवा से। किसी शैक के सामने बेड पे बैठे हुए हैं, सामने बढ़िया बीच है, फुल एंजॉयमेंट। फिर किसी रेडिट यूजर ने एक फोटो डाली एक लड़की की जो जस्ट बगल वाली कुर्सी की थी, तौलिया मैच कर रही थी। और यही नहीं, पोस्ट डाला, लड़की की आईडी ढूंढी, दिखाया कार्तिक भैया फॉलो करते हैं। और फिर लड़की का नाम, उम्र, घर, कॉलेज, साबुन का ब्रांड, पर्स का कलर, ब्लड ग्रुप, टाइप और उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना था सब निकाल दिया लोगों ने। एक तो इसे प्लेटफॉर्म क्यों कहते हो, इसे जांच एजेंसी घोषित क्यों नहीं कर देते? एंड जब पता चला कि लड़की 17-18 की है तो बाद में लोगों ने खूब गराया कि ये तो माइनर लड़की को फॉलो करता है, इंडिया का जेफरी एप्स्टीन। न्यू कैरी में 17 की हूं, मुझे लगा सेक्टर। फिर बहुत चीजें आई कि इन्होंने अनफॉलो कर दिया, लड़की ने बायो बदल दी, पीआर, फेक पीआर, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पता मुझे। एंड टू माई डिफेंस, मेरी गलती नहीं है दोस्तों, एआई का जमाना ही ऐसा आ गया है, समझ नहीं आता क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या सच है, क्या नहीं है। अब तो नया ट्रेंड आ गया है, अच्छा हो तो पीआर, बुरा हो तो नेगेटिव पीआर। एंड खुली छूट है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं कोई यहाँ पिंक विला बनने नहीं बैठा। एंड कार्तिक भाई कोई नहीं, एक मूवी से करियर चल जरूर रहा है, एक कंट्रोवर्सी से खत्म नहीं होगा।
सॉरी, जस्ट अ माइनर जोक। क्या जोक मारा भाई। गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से पैरोल मिल गई है। पहली, दूसरी, तीसरी नहीं, 15वीं बार पैरोल मिली है और इस बार 40 दिन के लिए। इतनी बेल, इतनी पैरोल मिलती है, ऐसा लगता है ये आदमी कभी कभी बाहर नहीं आता, कभी कभी जेल जाता है। क्विकली मूविंग ऑन टू द स्पोर्ट्स अपडेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज चालू होने वाली है। रोहित कोहली वापस आ जाएंगे। मैं ज्यादा क्यों ऐसा एक्साइटेड हो जाता हूं? आई शुड बी मोर प्रोफेशनल। साला नौटंकी। अब न्यूजीलैंड तो इंडिया आ गई है, पर एक टीम जो इंडिया नहीं आना चाह रही है, यू गेस्ड इट राइट, इट इज बांग्लादेश। हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज अवर टारगेट। देखो, अगले महीने हमारे यहाँ T20 वर्ल्ड कप होना है और चूंकि इन दिनों इंडिया बांग्लादेश में टेंशन चल रही है, इसलिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लिखा है कि भैया हमारी टीम के जो मैचेस हैं वो इंडिया से शिफ्ट करके कहीं बाहर कराए जाएं। आईसीसी ने ऑब्वियसली बोला नहीं कर पाएंगे भैया। एंड अगर बोल देते कि भैया देखो हमारे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, हमारी सरकार को आपत्ति है, तो मानते। इन्होंने पता क्या बोला कि आप समझ नहीं रहे हो आईसीसी महोदय, हमारी टीम गई तो हमारे लिए नेशनल ह्यूमिलिएशन हो जाएगा। देखो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, आपका इंटेंशन शायद सही हो, पर आपका लॉजिक गलत है। तुम्हारा बैट्समैन विकेट कीपर से तेज नहीं भाग पाएगा, 3 बॉल में 2 रन नहीं बनेंगे, तो नेशनल ह्यूमिलिएशन ही होगा। गजब बेइज्जती है। अनिमेश नंदा जी बोलते हैं, प्लीज कवर द करंट कंडीशन इन ऑफ इंडियन फुटबॉल। इट हैज गॉन डाउन सो लो दैट टुमारो वी वोंट एवर इवन बी एबल टू compete विद पाकिस्तान ऑल्सो। पाकिस्तान? अब तो कवर करना पड़ेगा, नेशनलिज्म का सवाल। बताता हूं। न्यूज में आगे बढ़ने से पहले 2 चीजें रिवाइज कर लेते हैं। एक तो इंडिया में जो मेसी का टूर हुआ था, उसके लिए उसे 90 करोड़ रुपए दिए गए थे, रिमेंबर द फिगर। एंड दूसरा, इंडिया में फुटबॉल को उतना ही भाव मिलता है जितना साउथ की मसाला मूवीज में हीरोइन को। पर चलो, आइटम नंबर के थ्रू ही उन्हें कम से कम परफॉर्म करने को तो मिलता है। इंडियन फुटबॉलर्स को उसके लिए भी गुहार लगानी पड़ती है। जैसे क्रिकेट में आईपीएल चलता है, फुटबॉल में चलता है आईएसएल। और क्योंकि ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए किसी कंपनी ने बिड नहीं किया, फंडिंग नहीं थी, तो आईएसएल इस साल हो ही नहीं रहा था। जिसके बाद कई सारे फुटबॉलर्स, इंटरनेशनल, नेशनल, सुनील छेत्री, सबने आगे गुहार लगाई फीफा से कि आओ भैया हमें बचा लो, हमारे पास पैसे नहीं है, खेलना है हमें। ये नेशनल ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। जिस देश में एक विदेशी फुटबॉलर की शक्ल देखने के लिए 100 करोड़ खर्च हो गए, उससे सिर्फ दोगुनी रकम में देश अपनी लीग नहीं करा पा रहा था। ऐसे ही कंटेंट में होता है, लिप सिंक करो, आई बेट यू डिडंट नो दिस, खूब स्पॉन्सर ही स्पॉन्सर, वहीं तुम अच्छा इंफोटेनमेंट कंटेंट बन। अब इंडिया जो 2030 कॉमनवेल्थ, 36 में ओलंपिक होस्ट करने की कह रहा था, वहां अपनी लीग नहीं हो पा रही, शर्म की बात थी। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया आए और उन्होंने बोला कि भैया हम कराएंगे इस लीग को। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला कि हाँ, हमारा जो इंडियन फुटबॉल है उसकी हम सम्मान करेंगे, लीग कराएंगे, और जो हमारी टीम्स हैं, मोहन बेगन, ईस्ट बेगन, मोहन बैंगन और प्रदीप प्याज, सार्थक शलगम। सही कह रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मटर जी। दिस इज लाइक बीइंग द रेलवे मिनिस्टर एंड नॉट नोइंग व्हाट IRCTC इज। अगर तुम बंगाल से नहीं तो बता दूं, मोहन बगान इंडिया का क्लासिक फुटबॉल क्लब है। कैसे भाई, ऐसे जीत जाओगे मेडल, फीफा वर्ल्ड कप सब जीत जाओगे ऐसी सपनों में। फॉर नेक्स्ट अपडेट लेट्स गो टू उत्तराखंड। कुछ टाइम पहले ऋषिकेश में हुआ था अंकिता भंडारी केस। दरअसल ऋषिकेश में एक रिजॉर्ट था जहां पर 18 साल की एक लड़की अंकिता भंडारी एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया करती थी। और रिजॉर्ट के मालिक बहुत टाइम से प्रेशर कर रहे थे कि एक VIP को आना है और उनको तुम्हें कुछ सर्विसेज देनी है। 18 साल की बच्ची बाय द वे। जब उसने मना किया, उसकी जान ले ली गई। काफी टाइम तक केस चला, कुछ आरोपियों को उम्र कैद भी हुई। अब रिसेंटली क्या होता है, एक बीजेपी विधायक की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के एक VIP को आना है, उनको सर्विसेज देनी है, और वो नाराज हैं। और ये सब उनकी नाराजगी से हुआ है। नाम किसका सामने आता है? बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम और फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट पंचायत मेंबर आरती गौर का। और उसके बाद से पूरा उत्तराखंड में प्रोटेस्ट, गांव-गांव में रैलियां निकल रही हैं, लोग गुहार लगा रहे हैं। इनफैक्ट इतना कि कुछ पार्टी ऑफिशियल्स ने पार्टी छोड़ दी है कि भाई ये क्या कर रहे हो हमारे साथ। कई लड़कियों ने तो प्रेसिडेंट को खून से तक चिट्ठी लिखी है। पहले मामला दबाया, बाद में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लॉयर उनको अरेस्ट किया, और जब नहीं मैटर सुलझा मामला दबाने की कोशिश की, कहे कि हम एक भाई कॉलेज का नाम बदल देंगे, लड़की के नाम पे रख देंगे। एक तो लगता है कि नाम बदलना हर चीज का सॉल्यूशन है, लेकिन मामला फिर भी जब सॉर्ट नहीं हो तब जाके सीएम कहते हैं कि भैया हम एक CBI जांच देंगे इसमें। किसी ने बहुत सही लिखा है, इन इंडिया जोक्स आर ट्रीटेड एज अ क्राइम एंड क्राइम इज ट्रीटेड एज अ जोक। मतलब एक गरीब घर की बच्ची जाके मेहनत से ईमानदारी का काम कर रही थी और उसको इस चीज में झोंका जा रहा था। अपनी डिग्निटी रेजिस्ट करने के लिए वो मर गई, एंड दैट इज अ शेम। अच्छा, नौकरी को ना हम एक मायने में जॉब सिक्योरिटी भी बोलते हैं ना। इंटरेस्टिंगली हमारे पास इस हफ्ते एक ऐसा स्पॉन्सर आया है जो जॉब और सिक्योरिटी दोनों को अलग अलग और एक साथ देता है। क्या बक रहे हो? बताता हूं, पर उससे पहले साइबर क्राइम पे एक डेटा सुनो। साइबर क्राइम तो समझते हो ना, क्राइम्स जो साइबर या इंटरनेट पे होते हैं,
बड़े लेवल पे बात करो, कभी कोई सरकारी साइट की हैकिंग हो जाती है, हमारे पासवर्ड कोई डेटा ब्रीच में हो जाते हैं। और अगर छोटे इंडिविजुअल लेवल पे बात करो तो किसी के साथ कभी कोई ओटीपी स्कैम हो जाता है, कभी किसी को कोई गलत लिंक भेज दिया, उसके फोन में वायरस डाल दिया, उसका पर्सनल डेटा निकाल लिया। साइबर क्राइम के हम कितने केसेस सुनते रहते हैं। और जैसे जैसे ज्यादा लोग इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, इंडिया में डिजिटल पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के केसेस भी बढ़ रहे हैं। और सिर्फ रिपोर्ट का डेटा बताऊं तुम्हें, 2023 में 86,000 साइबर क्राइम के केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो 2022 के मुकाबले 30% ज्यादा थे। और ये साल दर साल बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि हम सबके पास स्मार्टफोन आ रहा है, पर हम सब स्मार्ट इंटरनेट यूजर नहीं है। हैकिंग का मतलब हर बार वो मूवीज में नर्ड नहीं बैठा होता। ऐसे समझो कि अगर हैकर क्रिमिनल है तो एथिकल हैकर पुलिस। और अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है तो यही एंट्री लेता है ट्राई हैकमी। क्या बोला तूने? नहीं, चैलेंज नहीं कर रहा हूं, नाम है इनका। इंटरनेट के जमाने में एक नया करियर ऑप्शन है। ट्राई हैकमी एक गेमिफाइड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको इंटरेस्टिंग तरीके से एथिकल हैकिंग सिखाते हैं, हैंड्स ऑन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से आपको मार्केट रेडी बनाते हैं। हालांकि ये नया है, फिर भी बहुत पॉपुलर है। तभी 60 लाख से ज्यादा ग्लोबल यूजर्स हैं इनके ऑलरेडी। और ऐसा नहीं है बहुत महंगा CPU 4-5 मॉनिटर सेटअप चाहिए, नहीं, सिंपल ब्राउजर बेस्ड लर्निंग है। और एआई का जमाना है तो इनका एको नाम का एक एआई ट्यूटर भी है, जो आपको बेसिक लेवल पे स्टेप बाय स्टेप सिखाता है। और ये बिल्कुल फ्री है, पैसा लगाने से पहले आप एक बार फ्री में यूज करके देख सकते हो कि आपके मतलब की चीज है कि नहीं। वो अलग बात है कि आपके सीवी पे अच्छा लगेगा, बट पर्सनल ओपिनियन, इट्स अ वेरी गुड स्किल टू लर्न, है ना। नीड भी बहुत है। कितने लोगों को पता होता है HTTP और HTTPS में डिफरेंस? हाई पेइंग फील्ड तो है ही, और साइबर सिक्योरिटी का डोमेन आगे जाके बहुत बढ़ेगा। लोगों को अगर चाहिए साइबर सिक्योरिटी, मतलब आपको मिलेगी जॉब सिक्योरिटी। यही बोल रहा था मैं पहले। समझ गए? ट्राई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। अगर वहां नहीं जाना तो गाली देने जब कमेंट सेक्शन में जाओ तो पिंड कमेंट में भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा। और फ्री में अगर समझ में आया, उनका प्रीमियम प्लान लेना चाहो तो एक कोड यूज करना, सार्थक 25% डिस्काउंट मिल जाएगा। एथिकल हैकिंग सीखना, और सीख के ना मेरा YouTube चैनल में थोड़ा देना, इनका भरोसा नहीं है भाई। आदर्श आनंद बोलते हैं, सार्थक भाई ओपन से उमर खालिद is wrongly being kept in jail or as it is intended by you, but how can you justify his actions of saying India is occupying Kashmir when Kashmir has its integral part of India? भाई I do agree with you कि कश्मीर is an integral part of India, however जो उस पे केस जो चल रहा है ना, वो कश्मीर इशू पे नहीं चल रहा। खैर चलो डिटेल में बात कर ही लेते हैं उमर खालिद पे। सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल प्ली फिर से रिजेक्ट कर दी है। और सिर्फ यही नहीं, अगले 1 साल तक ये बेल के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते अब। एंड पता, अखबारों में, न्यूज में, इनफैक्ट पिछले 2-3 शो से हम इस केस के बारे में बहुत बात कर रहे हैं। मैंने सोचा इस एपिसोड में डिटेल में बात करते हैं, क्योंकि उमर खालिद का केस इंडियन जस्टिस सिस्टम का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, जहां जस्टिस कम सिस्टम ज्यादा है। अब बेल रिजेक्ट कर दी है और अगले 1 साल तक अप्लाई नहीं कर सकते। अब तुम सोच रहे होगे यार ये क्या बात हुई, बेल है कि IIT का एंट्रेंस एग्जाम के साल में एक ही अटेम्प्ट देने को मिलेगा। एंड बिना ट्रायल के ये केस इतना लंबा खिंच गया है कि अब तो मुझे लगता है कि कोर्ट भी अब थक गए हैं। वो जज साहब भी कह रहे हैं कि सुनो बहुत लंबे टाइम से चल रहा है, एक टी ब्रेक लेके आओ 1 साल का, फिर बात करेंगे। एक ऐसा केस है जो काफी लंबे टाइम से चल रहा है और चल भी नहीं रहा है। दैट मेक सेंस। इट्स लाइक कोर्ट ने उमर खालिद को फ्रेंड जोन करके रखा है, ना जाने दे रहे हैं ना आने दे रहे हैं। उमर खालिद को जेल में 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, और एक ऐसा केस है जो इंडिया में बिल्कुल लेफ्ट और राइट को बिल्कुल लॉगर हेड पे लाके खड़ा कर सकता है। क्योंकि उमर खालिद के मामले में 2 तबके बटे हुए हैं, या तो ये रेजिस्टेंस की मशाल है या ये एंटी नेशनल सेपरेटिस्ट है। दिस इज एज सेंसिटिव एंड डिवाइसिव एज अ टॉपिक लाइक लेट्स से रिजर्वेशन। एंड अगर तुम थोड़े पॉलिटिक्स में नए हो, तुम्हें ज्यादा पता नहीं है, ना इसके बारे में ज्यादा सुना है, ना ज्यादा जाना है, बस मोटी मोटी न्यूज सुनते रहते हो, तो सेगमेंट तुम्हारे लिए है। कौन है उमर खालिद, इसका केस इतने लंबे समय से क्यों चल रहा है, इस पर लोग इतने डिवाइडेड क्यों हैं, ये सब इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। अब आपने इस केस के 2 साइड सुने होंगे, हम दोनों बताएंगे, बट डिस्क्लेमर अलर्ट, ये अभी सब जुडिस है, मतलब अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो मैं बोलूंगा कम, तुम समझना ज्यादा। अभी 2026 चल रहा है, 10 साल बैक ट्रैक करके चलते हैं 2016। ये वो टाइम था जब JNU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, नेहरू सिर्फ चाचा थे, और मीडिया स्टूडियो में बैठती थी, गोदी में नहीं। आई एम सॉरी बाबू। अब JNU तुम्हें पता है, वहां पॉलिटिक्स बहुत बतियाते हैं लोग। यहीं पर एक दिन हो रहा था एक इवेंट, जहां पे कश्मीर और अफजल गुरु पे बात हो रही थी। ओके, अफजल गुरु कौन है थोड़ी देर में बताता हूं। अब इस इवेंट की कुछ वीडियोस देश भर में वायरल होती हैं, जहां ऐसे कुछ स्लोगन सुनने को मिलते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह।
नहीं सुन पाए तो बता देता हूं, अफजल गुरु अमर रहे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे वीडियोस के अंदर। दिन में वीडियो वायरल हुई, रात में अर्नब गोस्वामी बैठे, कंप्लेन हुई, पुलिस ने जांच शुरू की और सामने आए 3 स्टूडेंट्स के नाम, जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार, शीला राशिद और उमर खालिद। ये 3 थे द ओजी टुकड़े टुकड़े गैंग। फास्ट फॉरवर्ड टू 2026, आज कन्हैया कुमार कांग्रेस के नेता हैं और शीला राशिद बीजेपी की अभिनेता हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब बचा उमर खालिद, जो रातों रात एक पीएचडी स्कॉलर से देश में मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म का चेहरा बन गया। बट दिस इंसिडेंट मार्क्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये जो अस वर्सेस देम का नैरेटिव था, ये धर्म से बदलकर अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तक आ गया था। यहीं से नैरेटिव खुला था कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हो तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। यहां तक सेफ एंड साउंड? मैं भी ठीक है। अब यहां पे ना थोड़ा ये आइडियोलॉजी के पॉइंट पर रुकते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि उमर खालिद की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। क्या ये सही में जाकिर नाइक टाइप पढ़ा लिखा मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट था? सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, नो। इसकी आइडियोलॉजी एक लेफ्टिस्ट लिबरल की है, ऑल्दो आजकल ज्यादा लोग इन दोनों शब्दों में फर्क नहीं कर पाते। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी होती है, इससे आप डिसएग्री करोगे, क्योंकि नायक के अनिल कपूर की कसम, इनकी बातें बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि इनके कुछ ओपिनियंस बाय इंप्लीकेशन ही कंट्रोवर्शियल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कैपिटल पनिशमेंट यानी कि पेनल्टी के खिलाफ होते हैं। इनके मुताबिक अगर किसी इंसान ने सोसाइटी में एक क्राइम किया है तो उसे आप ट्रायल में भेजो, उसे आप कड़ी से कड़ी सजा दो, पर एक स्टेट उसको सजाए मौत नहीं दे सकता। वो इंसानियत के खिलाफ है। बाय द वे, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक विचारधारा है। और इनकी क्या विचारधारा होती है वो तुम ऑनलाइन पढ़ लो या जेएनयू की कैंटीन में जाके बैठ जाओ। और अब आता है उमर खालिद का सबसे कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, जो है अफजल गुरु की फांसी को लेकर। 2001 में पार्लियामेंट पे आतंकी हमला हुआ था, जिसका मास्टरमाइंड था अफजल गुरु। कोर्ट ने ट्रायल किया था, दोषी पाया था और सजाएं दी थी। और इंडिया में एक तबका उसकी फांसी के खिलाफ था, क्योंकि वो इन जनरल फांसी के ही खिलाफ है। और यही मुझे लगता है कि लेफ्ट प्रैक्टिकल नहीं हो पाता। आप कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ दिन भर बोल सकते हो, पर अगर आप एक टेररिस्ट की फांसी को गलत बताने लगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी। दूसरा, उमर खालिद ने कश्मीर को ऑन रिकॉर्ड इंडियन ऑक्यूपाइड स्टेट बोला है। Basically about against the occupation of Kashmir by the Indian state, and I make it very apparent here. I'm not from Kashmir, but I believe that what is happening in Kashmir is in an Indian occupation of Kashmir. जो कि बाय द वे बहुत लोग खुलकर बोला करते थे कुछ टाइम पहले। जैसे कश्मीर का एक पार्ट पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया ना, हम उसको पीओके बोलते हैं। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि इंडियन ने भी ऑक्यूपाई किया था और उस वहां पे प्लेबिसाइट होना चाहिए था, जैसे हिस्टोरिकली बोला गया था। जब भारत आजाद हुआ था, कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था। पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला किया था, हरि सिंह ने विलय पत्र साइन किया था, बोला गया था बाद में प्लेबिसाइट होगा। इतिहास है पूरा एक। पर यह बात क्लियर है कि द बीजेपी रेजिम इज वेरी सेंसिटिव अबाउट कश्मीर। वो अमित शाह का वीडियो याद है? जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एंड यहाँ पे मेरा भी स्टांस क्लियर है, मैं टोटली डिसएग्री करता हूँ। कश्मीर और कश्मीरी इंडिया का पार्ट थे, अभिन्न अंग। इससे कोई भी डिसएग्री करता है, मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। तो उमर खालिद एक्सट्रीमिस्ट कुछ लोगों की नजरों में तो है, ये कॉन्टेक्स्ट समझ गए ना। कट टू 2020, कोरोना का टाइम चल रहा था, देश भर में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो रहे थे। सीए एनआरसी, नागरिकता, कागज दिखाओ, शाहीन बाग। दिल्ली के शाहीन बाग में कई लोगों ने स्पीचेस दी। एक था उसमें से शर्जील इमाम, जिसका स्टेटमेंट तो और कंट्रोवर्शियल था। तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। अब प्रोटेस्ट में चक्का जाम करना और देश के एक अभिन्न हिस्से को उससे अलग कर देना, इन दोनों के बीच में अगर तुम्हें अंतर पता है तो भाई तुम आ जाओ अपन एक ही टीम में। शाहीन बाग में उमर खालिद ने भी भाषण दिए थे। और फिर आया 23 फरवरी 2020, तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे पर आए। अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया आया तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्पॉटलाइट इंडिया में थी। और इसी टाइम पे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में पोग्राम होता है। हिंदी का शब्द यूज नहीं कर सकता, यूट्यूब दिक्कत करता है। अभी अनरेस्ट कैसे हुआ, किसने भड़काया, इस पे पहले दिल्ली पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, फिर बाद में एनआईए एजेंसी इन्वॉल्व हुई। और बाकी सब हटाओ, इस मुद्दे पर चल रहा है उमर खालिद और शर्जील इमाम पे केस। आरोप क्या है कि उमर खालिद ने दंगे भड़काने की कॉन्स्पिरेसी की, पीसफुल एंटी सीए प्रोटेस्ट को वायलेंट बनाने का काम किया। और इस सारे आरोपों के लिए पुलिस ने 3 आधार लिए हैं: विटनेस स्टेटमेंट, कॉल डेटा रिकॉर्ड और व्हाट्सएप चैट्स। और इसमें इसको फैसिलिटेटर नहीं, मास्टरमाइंड बताया है। ये इन्वेस्टिगेशन की दिल्ली पुलिस ने, जो सीधा होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। पहले ही बोला था, बोलूंगा कम समझना ज्यादा।
अब ये केस इतना लंबा इसलिए चला है क्योंकि पिछले 5 सालों में उमर खालिद ने अलग अलग कोर्ट्स में अपनी बेल एप्लीकेशंस डाली हैं और किसी भी कोर्ट में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। नाउ टू बी फेयर टू बोथ साइड्स, उमर खालिद ने कई बार अपनी बेल एप्लीकेशन खुद विड्रॉ भी की है कि भाई अभी कोर्ट में ये वाला केस चल रहा है, यहाँ हेयरिंग अलग आ जाएंगी। अब इंडियन लीगल सिस्टम ऐसा है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता तो इतनी देर में ट्रायल हो जाता, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। पर ये स्पेशल केस है क्योंकि उमर खालिद पे लगा है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये सीधा टेरर के मामलों में लगता है और ये मामला ऐसे बदलता है कि UAPA के अंदर इंसान इज गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। इसमें लंबे टाइम तक डिटेंशन नॉर्मल है और क्योंकि केस अभी भी प्री ट्रायल है तो एविडेंसेस नहीं देखे जाते। पुलिस की चार्जशीट के बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है। यहां आता है UAPA का सेक्शन 43D5 जिसमें कोर्ट का प्रेरोगेटिव पे होता है। अगर कोर्ट मानती है कि एलिगेशन सही हो सकते हैं तो भी बेल नहीं दी जाती, मतलब इंटरव्यू से पहले एंट्रेंस एग्जाम। बट फिर भी तुम बोलो यार कि 5 साल हो गए, ट्रायल अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि चार्जशीट जो दायर की गई है वो 2000 पेजेस की है, 1000 डॉक्यूमेंट्स, 835 विटनेस। सोचो 300 पेजेस की किताब इतनी मोटी होती है, 2000 पेज की चार्जशीट। इसीलिए कोर्ट इन 2 लोगों की बेल बार बार ये कह के रिजेक्ट कर देता है कि चार्जशीट में ये फैसिलिटेटर नहीं मास्टरमाइंड बताए गए हैं। बाकी सब जो थे, गुलिफ फातिमा, मीरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद, उन सबको बेल मिल गई है, इन दोनों को नहीं दे रहे। और बात अब इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि मामला इंटरनेशनल हो गया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने उमर के सपोर्ट में आए हैं। उनके साथ अमेरिका के 6 और लॉ मेकर्स हैं जिन्होंने बोला है कि भैया इसको जल्दी केस को निपटाओ, आप सही नहीं हो रहा। ना ये था केस जहां पे अदालत के सामने बड़ा सवाल ये है कि क्या सिर्फ स्पीच देना, मीटिंग करना और प्रोटेस्ट को बढ़ावा देना टेररिज्म के अंदर आएगा? लेफ्टिस्ट कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, और राइटिस्ट कहते हैं हाँ बिल्कुल, जीरो टॉलरेंस। केस पेचीदा है कि डिसेंट और डिसरप्शन के बीच में लाइन कहां है, या डिसेंट ही डिसरप्शन है। अब देखो केस सब जुडिस है तो जुडिशरी को डिसाइड करने दो, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जल्दी होना चाहिए। क्योंकि भाई 2 बातें, एक तो हमारी जुडिशरी को वीक लाइट में रखता है कि भाई कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कितना भी चार्जशीट हो, आप 5 साल से ट्रायल ही नहीं कर पा रहे। बेंच को चाहिए या तो एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो, पर बेंचिंग मत करो। और बेंचिंग क्या होता है तो तुम जानते ही हो। और जब यूएस के लॉ मेकर्स इस पर बात करने लगे और देश आवाज उठाने लगे तो मामला इंटरनेशनल हो जाता है, इंटरनेशनल स्पॉटलाइट आ जाती है, विदेशी मीडिया आउटलेट्स इस पर लिखने लगते हैं। दैट इज नॉट अ गुड इंप्रेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी। आई होप इतनी इंफॉर्मेशन से आप अपना ओपिनियन खुद बना लोगे। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट जहां मैं कह रहा था कि लेफ्ट प्रैक्टिकल नहीं है। जब उमर खालिद की बेल रिजेक्ट हुई तो उनके आल्मा मैटर JNU से फिर ये वीडियो वायरल हुई। मोदी शाह की कब्र खुदेगी JNU की धरती पर। मेरे लेफ्टिस्ट भाइयों, हो सकता है आपको थोड़ा बुरा लगे बट लेट मी टेक द चांस। आप ना अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। 2 रीजन देता हूं। इसकी जगह तुम ये नहीं बोल पाए मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हाय 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 हाय, ये कब्र खुदेगी, ये सब क्या है भाई? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एक साइड, क्रिटिसिज्म एक साइड एंड विशिंग डेथ ऑन समवन एक साइड। नॉट टू मेंशन द फैक्ट कि वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हैं, एक लोकतंत्र के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आप लोग मुझसे ज्यादा पढ़ लिखे हो, पता होगा, यू फाइट आइडियाज नॉट पीपल। और इतना बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो होंगी तुम्हारे पास 4 किताबें 5 डिग्रियां, पर तुम पढ़े लिखे गवार रह गए। फिर दूसरा पॉइंट, फॉर यू इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। आप अपने कॉलेज संस्थान में थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, पढ़े लिखे, कितने सारे मुद्दे उठा सकते थे। अथॉरिटेरियनिज्म पर, जुडिशरी पर, पुलिसिंग पर कितने मुद्दे उठा सकते थे और जो सही भी होते। पर अब पूरा मुद्दा इन टॉपिक से हटकर तुम्हारे नारों पर आ गया। और जब तुम ऐसे नारे लगाते हो तो कैंपस के अंदर बड़ा पावरफुल लगता होगा, बाहर तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। आप ऐसा दर्शन प्रदर्शन करके अपना ही नुकसान करते हो। अंग्रेजी में बताऊं, राइट विंगर्स यूज योर हेट एज अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट पीपल हु आर स्टिल इन द सेंटर। और सेल्फ रिफ्लेक्ट करके अगर ये नहीं समझ सकते तो मोदी, शाह, योगी, जिसकी कब्र खोदनी है खोदो, दफन उसमें आपकी क्रेडिबिलिटी होनी है। बाय द वे मेरा सब्सक्राइब बटन भी लाल है, उस पर थोड़ा सलाम कर देना। चलो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स इन द नेक्स्ट सेगमेंट। इंदौर की घटना आपको याद होगी जहां पर दूषित गंदा पानी पीने की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी। और अभी समझ में आ रहा है कि वहां पर ये कुछ चंद लोग नहीं है। इंदौर में कई जगह पे बहुत सारे लोग बहुत लंबे समय से गंदा पानी पीने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को अब बीमारियां होने लगी हैं। इनफैक्ट शहर में इस चीज को एक एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है। एपिडेमिक यू नो? नो! जब किसी एक जगह पर एक बीमारी के डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई केसेस, बहुत ज्यादा केसेस आने लगे तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। इसका बड़ा भाई होता है पेंडेमिक। पेंडेमिक तो तुम्हें पता ही होगा, हम उसे एक दर्दनाक हादसे की तरह, एक सदमे की तरह याद करते हैं।
अभी गंदा पानी पीना एक ऐसी चीज है कि इनिशियली तो पता नहीं लगता, लेकिन जब बीमारियां आती हैं तो एक साथ आती हैं। पहले लोग इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज हो रहे थे और अब और खतरनाक चीजें, पेट खराब, डायरिया, पैरालिसिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, यहां तक कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तक सामने आ रही हैं। वैसे तो कोई खास जान की कीमत है नहीं देश में, पर फिर भी एक बार नंबर सुन लो, 20 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, 450 से ज्यादा लोग अस्पताल में जा चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोग बीमार हैं। अगर कोई लंबे टाइम तक गंदा पानी पीता है, एक कॉमन बीमारी हो जाती है, वो होती है टाइफॉइड, पीलिया कहते हैं जिसको। यहां पर एक केस ने बड़ी प्रॉब्लम को उजागर किया है। देश के ऐसे कई सारे शहर हैं जहां गंदा पानी पीने की वजह से टाइफॉइड के केसेस बढ़ने लगे हैं। यूपी में ग्रेटर नोएडा, गुजरात में गांधीनगर, तेलंगाना में हैदराबाद, कई सारे शहरों में टाइफॉइड के केसेस बढ़ने लगे हैं। ये रहा एनडीटीवी का आर्टिकल। अब यहां पे बहुत मन कर रहा है जोक मारने का, बट दोस्तों एक बार सीरियसली सोचो, आपको किसी जगह की तारीफ करनी हो तो हिंदी में बड़ी नॉर्मल चीज बोलते हैं हम कि अरे यार वहां का हवा पानी बहुत साफ है, और हमारे यहाँ हर जगह हवा पानी ही साफ नहीं है, बेसिक चीज नहीं मिल रही हमें। हवा पूरे देश भर में हर सिटी की गंदी है, पानी पूरे देश भर में टाइफॉइड के केसेस हैं। मैं भी हाल ही में विदेश गया था, मेरे लिए बड़ा कल्चरल शॉक था जब पता चला कि वहां पे पीने का पानी नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अगर वहां पे कहीं पानी आ रहा है तो मतलब उसे पिया जा सकता है। ज्यादातर देशों में टैप वाटर ड्रिंकेबल होता है, चाहे किचन का हो चाहे वॉश बेसिन का, नलका खोलो पानी पी लो, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि साफ हवा साफ पानी ये तो होता ही है ना। खैर क्या ये सब बातें कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है महाराष्ट्र से। यहां पर म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन चल रहे हैं, पार्टी कैंपेन कर रही है, रैलियां निकल रही हैं। हाँ, वो जोगेश्वरी में जाम इसी चक्कर में लगा था। महाराष्ट्र के पलटूराम अजीत पवार फिर से पलटी मार गए। अब ये उद्धव ठाकरे की महाविकास आघाड़ी में आ गए। एक तो क्या चलता, ठीक है, Doesn't surprise us anymore. Continue. अब वैसे तो इलेक्शन राज्य भर की 29 म्युनिसिपैलिटी की लगभग 2800 सीट्स में होने, पर कुछ ऐसी सीट्स हैं लगभग 70 जिन पे कैंडिडेट्स निर्विरोध ऑलरेडी जीत गए। दो को अगर छोड़ दो तो 70 की 70 सीटों में किसी ने अप्लाई नहीं किया और अनअपोज्ड इलेक्शन। जलवा है हमारा। ऑपोजिशन वाले बेचारे संजय राउत ट्वीट मार मार के परेशान है, कह रहे यार देखो एक पॉइंट पे चीटिंग कर लो, मान लेते तुम तो मैच फिक्सिंग ही करने में लगे। चलो महाराष्ट्र से चलते हैं अब कश्मीर की ओर। उमर अब्दुल्ला का ये वाला वीडियो देखो। बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम। अभी हुआ इसलिए क्योंकि जम्मू के कटरा में एक मेडिकल कॉलेज खुला था, श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। उनको एनएमसी का परमिशन सर्टिफिकेट भी मिल गया था, पर पहले बैच के आने पे बवाल हो गया क्योंकि जो 50 में से 42 बच्चे थे वो मुस्लिम आइडेंटिटी के थे। ऐसे में एक राइट विंग आउटफिट ने प्रोटेस्ट कर दिया कि कैसे हो रहा है, ये जो कॉलेज बन रहा है ये वैष्णो देवी मंदिर के ट्रस्ट से बन रहा है और इसमें ज्यादातर बच्चे जो है वो हिंदू कम्युनिटी के क्यों नहीं है। फिर एनएमसी ने इस पे सरप्राइज चेक मारा और जिस कॉलेज को पहले खुद परमिशन दी थी उसे खुद ही निकाल ली वापस। बोला कि भैया लैक ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ टीचिंग फैकल्टी इतनी नहीं है, इसमें ट्यूटर्स की शॉर्टेज है, यहाँ पे भी दिक्कत, वहां पे नहीं खोल पाएंगे भैया। और अब जो एक मेडिकल कॉलेज खुल रहा था वो बंद हो जाएगा और उसी को लेकर खुशी ढोल नगाड़े। 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो है ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो है जम्मू के होते। एंड ठीक है यार, तुम्हारी बात मान लेते हैं, रिजर्वेशन वाला देश है कि अगर मंदिर के ट्रस्ट से बन रहा है तो ज्यादातर हिंदू बच्चे होने चाहिए थे। पर आपका ही लॉजिक ऐसा तो नहीं कि सारे मुसलमान थे, कुछ हिंदू भी थे, आगे जाके और हिंदू होंगे, पर अल्टीमेटली थे तो बच्चे ही। चलो तुमने खेल ली पॉलिटिक्स। एक शिक्षा संस्थान के बंद होने पे खुशी मनाई जा रही है हमारे देश में, और अगर तुम्हें ये प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा तो सॉरी बट यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। जहां कॉलेज खुलते, बच्चे डॉक्टर बनते, कुछ होते, वो बंद हो गया। पर जो खुला उसका क्या हुआ वो बताता हूं। एमपी के एक कॉलेज का केस है। एमपी में एक कॉलेज खोला गया जिसमें रिसर्च होनी थी कि क्या गोबर से कैंसर का क्योर हो सकता है। क्या पता इनॉग्रेशन पे प्रज्ञा ठाकुर को बुलाया हो। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। एक तो गोबर से कैंसर क्योर हो, गौ हमारी माता है, पूजनीय है, गोबर से लिपाई होती है, हमारे घर भी गोवर्धन की पूजा होती है। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि उससे कैंसर का उपाय हो सकता है तो बिल्कुल करवा लो रिसर्च, एम्स बंद कर दो बस एक बार। अगर हमें यही रूट लेना है तो मैं 10th क्लास तक माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कर रहा था। खैर रिसर्च पे 3.5 करोड़ की फंडिंग हुई हमारे पैसे की, कांग्रेस सरकार के टाइम पे। तो कल तुम मुझे लेफ्टिस्ट बोल दो, ये हाथ भी कुछ साफ नहीं है। और अभी जब जांच बिठाई तो पता चला पूरा पैसा खर्च कर दिया। किस चीज में? गाड़ियां खरीदी जा रही थी, रिसर्च के नाम पे गोवा की ट्रिपें लग रही थी। गोवा में क्या, बीच पे उपले सुखा रहे थे तुम। 2 करोड़ का एक्सपेंस तो इन्होंने गौमूत्र और गोबर खरीदने का दिखाया है।
केक के रेट पे कंडे खरीद लिए। 2 करोड़ का गोबर, अंबानी के तबेले की गाय थी क्या भाई? लिख भी कैसे ले? तो 2 करोड़ का गोबर कैसे हो सकता है अनलेस तुम्हारे प्रोफेसर हर रात को उसे कैवियार के साथ खाते हो। दोस्तों दिक्कत स्कैम करने में नहीं, स्मार्टली तो करो, तभी हमारी 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का देश गरीब है। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पैसा नहीं है, पैसा बिल्कुल। अगर तुम एमपी लैड वगैरह देखो ना, तो हर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग उतनी होती है जितनी यूरोप के देशों में होती है। बस उनके करोड़ों में कॉलेज बन जाते हैं, हमारे यहाँ गोवा में गुपले सुखाए जाते हैं। बट ठीक है यार, आई सपोर्ट, बंद कराओ ये स्कूल कॉलेज। वैसे भी क्या फायदा, जो नहीं पढ़े उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, और जो पढ़ लिख गए उन्हें वीर पहाड़िया के रिलेशनशिप गॉसिप से फुर्सत। अच्छा, जब अरावली का केस हुआ था तो सबने इस बात पे डिबेट की कि कौन सा एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट माना जाएगा, कौन सा प्रोटेक्टेड नहीं। 100 मीटर से नीचे का प्रोटेक्टेड, इसको प्रोटेक्टेड माना है, इसको नहीं माना। पर क्या आपके दिमाग में सवाल आया कि उस एरिया को प्रोटेक्टेड जोन में रखना कितना और क्यों जरूरी है? अगर ये सवाल आया तो जवाब देता हूं। हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई है जो चाइनीज और अमेरिकन रिसर्चर्स ने साथ में मिलकर की। रिसर्च ही सही, चाइना और अमेरिका साथ तो आया। स्टडी में इन्होंने दुनिया भर के घटते फॉरेस्ट एरिया और बढ़ते फार्मलैंड्स को स्टडी किया, और इन्होंने पाया कि जो दुनिया के रिचेस्ट इकोसिस्टम्स हैं वो सिर्फ पिछले 20 सालों में 25% फार्मलैंड में तब्दील हो चुके हैं। इकोसिस्टम वो होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट एक दूसरे का जीना दूभर नहीं करते, एक संतुलित समीकरण में रहते हैं। संतुलित समीकरण स्कूल में इतना लिख देता, हिंदी में टॉप मारता। डिस्ट्रैक्ट। खैर, इन्होंने 2 तरह के एरिया को कंपेयर किया। एक तो प्रोटेक्टेड रिजर्व फॉरेस्ट, एक जो फॉरेस्ट तो है पर प्रोटेक्टेड नहीं है, उसमें लोगों ने काट कूट के बीच में अपने फार्मलैंड्स बना दिए, खेती कर ली है। और जंगल काट के खेत क्यों हो रहे हैं? ये आबादी बढ़ रही है, नाच खाना है सबको। 3 पैरामीटर देखे गए कि एक इकोसिस्टम में कितनी स्पीशीज हैं, उसकी आबादी कितनी है, और उस इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी कितनी है। और इसमें पाया गया कि वो इकोसिस्टम जो फार्मलैंड में कन्वर्ट हुआ है, वहां पे सभी चीज कम हुई है। पहला तो वहां का जो स्पीशीज है वो कम हुई है। पहले 100 हुआ करते थे तो 26% घट गई, 74 रह गई। जो बच गई उनकी आबादी कम हो गई, और ओवरऑल जो डाइवर्सिटी है, फ्लोरा फौना, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे, सब 9% से कम हो गए हैं सिर्फ पिछले 20 साल में, बाय द वे। इसीलिए सिर्फ पहाड़ नहीं देखे जाते, इंस्टाग्राम के बिके हुए इन्फ्लुएंसरों, पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है। सॉरी यार, पर्सनली मत लेना, ये अपन क्रिएटर मीट में भी मिलेंगे ना, साथ में ऐसे एक ड्रिंक लेके कहेंगे देश की हालत कितनी खराब हो गई है दोस्त। और अगर आप शो देखते हैं तो पता है आपको आगे क्या आने वाला है, वहां जहां हम डिस्कस करेंगे हफ्ते की सबसे ज्यादा शेयर की गई, सबसे ज्यादा वायरल वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। अच्छा, हमने कई बार बात की है कि इंडिया में इंटरनेशनल टूरिज्म कम हो रहा है। विदेशी हमारे देश में अब उतना नहीं आते जितना पहले आते थे। 2-3 मेन रीजन है। एक तो हमारा सिविक सेंस, और एक जिसकी वजह से खासकर फीमेल ट्रैवलर्स नहीं आती, वो है द प्रॉब्लम ऑफ वुमेन सेफ्टी। इसी पॉइंट पर एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है वागमिता सिंह @IndianChick ऑन इंस्टाग्राम। वो शायद कहीं विदेश में, शायद सेशल्स में थी जहां पे वो ट्रैवल कर रही थी, और वहां से वो एक स्टोरी अपलोड करती हैं। Oh, why do you run abroad every chance you get? Why don't you vacation in India? Nobody on the beach. It's just me. I'm gonna cycle to my hotel. Nobody has looked at me or check me out or hoot at me or catcall me. अब कहने कोई पोस्ट नहीं था, बट एक स्टोरी थी, पर इतना ज्यादा वायरल हुआ क्योंकि लड़कियों ने बहुत रिलेट किया। कमेंट्स पढ़ते हैं। I ran so hard, I moved abroad. I love India and I miss every single day, but I love my freedom more. Girl, I live abroad and I love that I can stay out as late as I want. Everyone minds their own business and it's so freaking liberating. The comment section is flooding with all the women supporting, and that just proves the fact that they all felt unsafe and traveling in India at some point. It is sad. हमने कई सारे कमेंट्स ऐसे भी देखे थे जहां पे लड़की को ही ब्लेम किया गया कि पे उसके अपीयरेंस पे तुम अच्छी नहीं दिखती, और कुछ वही कि अपनी कंट्री को बदनाम कर रही हो बाहर। नॉट सरप्राइज्ड। एंड पता है, एज अ मैन, अगर आपको ये थोड़ा सा भी एग्जैजरेटेड लग रहा है ना, तो बता दो यार, गलत हो तुम। नेशनलिज्म और पेट्रियोटिज्म में अंतर यही होता है। इंडिया बुरा नहीं है, पर ज्यादातर हिस्से लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। कड़वा है पर सच है, मानना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि नहीं, ज्यादातर हिस्सों में तो लड़कियां चली जाती हैं, उनके साथ असॉल्ट नहीं होता, ये नहीं होता। पर भाई, लड़की के पर्सपेक्टिव से बात समझो। सेफ्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं होता, सेफ्टी इज एन एनवायरमेंट। अब इस लड़की ने एक शब्द बोला, कैट कॉलिंग, आसान भाषा में छेड़छाड़। और इस चीज को तो हमारी मूवीज में ना सिर्फ नॉर्मलाइज बल्कि ग्लोरीफाई किया गया है। मतलब अगर लड़की कहीं जा रही है तो उसके पास नहीं आएंगे, तो दूर से कुछ बुलाएंगे, कहां जा रही है, क्या, छोड़ दे। रात को छोड़े तो दिन दहाड़े होता है। कभी किसी लड़की से पूछना, रात को बाहर निकल नहीं सकते, और दिल्ली ऐसी जगह हो तो बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते।
वी एज गाइज नीड टू अंडरस्टैंड कि सेफ इंसान नहीं, सेफ इन्वायरमेंट होता है। गर्ल्स इफ यू अग्री थम्स अप देके बताना। नाउ कमिंग टू दिल्ली, सेफ्टी भले ही ना हो पर फन बहुत है उस शहर में। अरे भाई, हर रोज 20 सिगरेट आपके बच्चों को, बूढ़ों को पिलाई जा रही है, तब तो किसी को मिर्च नहीं लगती। हम एक जलाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं हंगामा हो गया। ये क्या बात है भाई? फॉर एग्जाम्पल एयर पोल्यूशन का हाल तुम्हें पता है, 300-400 का AQI नॉर्मल हो गया है, 200 तो अब हेल्दी लगने लगा है, और जिस दिन 100 से नीचे आ गया दिल्ली वाले उस दिन चौराहे पे पिकनिक मनाएंगे। और इतनी खराब हालत के बाद जब मुंह छुपाए घूमना चाहिए था, इन्वायरमेंट मिनिस्टर दिल्ली के आते हैं और बोलते हैं कि पिछले 8 सालों में इस साल दिल्ली की हवा सबसे साफ है। Sorry. I appreciate humor, I write joke, this is funny, but accept, मजे ले रहे हो ना? And मैं genuinely confused हूँ दोस्तों। तुमने गाड़ी चलाई रोड से ज्यादा फुटपाथ पे, 2 सिग्नल 3 आदमी तोड़ दिए, हर मोड़ पर गाड़ी ठोक दी, अगले नाके पे पुलिस वाले रोकते हैं और कहते हैं कि सर 8 साल में आपसे अच्छा ड्राइवर नहीं देखा हमने। तो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि मजाक कर रहा है आदमी। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई? और युद्ध का माहौल, ये तो सेनापति हैं, तुम्हें रानी साहिबा से मिलाता हूँ। विधानसभा की एक वीडियो है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जब उन्होंने बहरी कांग्रेस की सरकार के खिलाफ असेंबली में बम फेंका था, उस क्रांति का बिगुल भी सुना है। दिल्ली ने भगत, बस इसके आगे नहीं सुन पाऊंगा, आगे मत, नहीं हो गया मेरा। नाउ वी नो दैट देयर वर एटलीस्ट 2 पीपल हु स्टडीड एंटायर पॉलिटिकल साइंस। भाई ग्रेजुएट है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, ठीक है मान लेता हूं, मैं ये भी मान लेता हूं। हाँ, भगत सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बम फोड़ा था, झांसी की रानी अन्ना आंदोलन में लड़ी थी, और नेताजी ने 2G स्कैम के खिलाफ मोर्चा खोला था। अरे दोस्तों मैं पागल हो जाऊंगा। अरे ऑक्सीजन वाली ना सही, चैन की सांस तो लेने दो बहन। और पता इतना सब होने के बाद भी रोस्ट नहीं कर सकते इनको। पूछो क्यों? तंदूर बैन कर रखा है ना इन लोगों ने। बैड जोक। दिल्ली की एक और वीडियो वायरल हुई, भजन क्लब। क्या मतलब भजन क्लब? लोग भजन कर रहे हैं दिल्ली में। ये तो ये क्या है? क्लबिंग सैटरडे को कर ली थी तो हमने सोचा आज भजन क्लब है। क्लबिंग सैटरडे को हमने सोचा आज भजन क्लब है। जैन जी, कॉन्सर्ट राइट? वाइब तो है। विल द बार हैव राम एंड कोक? रोमित.सेन भाई, तुम ऑटो एंथुजियास्ट हो क्या? हाँ, बुलडोजर के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? एवरेज इस्कॉन टेम्पल एक्सपीरियंस। भाई वो त्रिवेणी घाट पे तो हमेशा से हो रहा है ना, आजकल तो रिपब्लिक के स्टूडियो में भी होता है ये। राम हरे राम 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 हरे राम। ओपन अप द मोक्ष पिच। ये सतयुग और कलयुग का जो लिंगो मैच कर रहे हो तुम लोग, सीधे मोक्ष। सिमिलर अपकमिंग ट्रेंड्स, भजन कैंपिंग, भजन ट्रैकिंग, भजन एंड चिल, भजन क्रैशिंग, भजन स्लीप ओवर। भाई बस आज का हो गया है मेरा। Put your hands up in the air, let's start the prayer. Sorry यार, मैं क्या बोल दूं? Neither a club person, not a भजन person. ये कैन डू जनरेशन। चलो हो गई सीरियस बातें, अब ये सब नहीं करेंगे अपन, थोड़ा सा चिल भी करना है, रिलैक्स करना है लाइफ में। अगली कुछ खबरें जोड़ा देंगे आपका फ्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। एक फैमिली रात को कहीं फंक्शन में गई हुई थी, घर खाली था, मौका पाकर चोर अंदर घुस गया। रात भर उसने चोरी ओरी की, पूरा सब ताका झांकी करके सारा माल चुरा लिया। चिल, पूरे ऑपरेशन के दौरान कोई नहीं था, पर इससे पहले वो भाग पाता फंस गया। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, वो जो खांचा नहीं होता एग्जॉस्ट फैन के लिए, उससे निकल रहा था, उसी में फंस गया। शिकारी खुद यहां शिकार हो गया, इस पे ही लिखा है इमेजिन बीइंग बीटन आफ्टर गेटिंग रेस्क्यूड। मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। अरे बेचारा, गिव हिम अनदर ट्राई। स्टक हो बच्चा, रेस्क्यू करो और दो मोदी को वोट। अबे उसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड थोड़ी। अमानस भाई की चोरी थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं हो पाई, बट बेचारा ना पकड़ने के बाद थोड़ा शर्मिंदा था। अब चलो हैदराबाद, यहां पर एक आदमी दारू पी के गाड़ी चला रहा था, पुलिस ने रोक लिया। तो भाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये पुलिस वालों को डराने लगा सांप से, वो भी मरे हुए। नशा बुरी चीज होती है दोस्तों। भाई सांप को चूड़ी की तरह पहन रखा है, इसने कौन सी दारू पी थी? इस केस में सांप भी मरा और बाद में जितनी पड़ी होंगी लाठी भी टूटी गई होगी।
आखिरी खबर, नोरा फतेही मां बन गई हैं। ये कैसे हो गया? नहीं, लिटरली नहीं, पर फिगरेटिवली। अबे साले। दरअसल एक शादी हो रही थी, मंडप पे मंत्र पढ़े जा रहे थे, और आजकल की शादियों को तुम जानते हो, शादी का इवेंट हो गई है। प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, संगीत, इतना एंटरटेनमेंट हो रहा है। पंडित जी ने सोचा चलो कॉमेडी भी कर लेते हैं, तो दूल्हे से पूछते हैं कि नोरा फतेही तुम्हारी कौन लगती है? इस हिसाब से नोरा फतेही आपकी क्या लगी? अच्छा, नोरा फतेही माँ है और तमन्ना भाटिया चाची है, दिशा पटानी मौसी। बट दिस वाज पंडित जी's वर्जन ऑफ मम्मी कैसी हैं? प्रीस्ट मोड इनटू बीस्ट मोड। मंडप से ज्यादा गर्मी पंडित जी में। विशव क्या क्या लिख रहे हो भाई ये तुम? चलो इसी बीच नवजीत पॉल का कमेंट पढ़ लेते हैं। It's concerning that there has been so little positive news about India in recent years. Where do we stand as a nation today? नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं है, बस आजकल ना चीजें इतनी गलत डायरेक्शन में जा रही हैं कि उनको फॉलो करते करते कभी हम दूसरी डायरेक्शन में देखना भूल जाते हैं। बट लेट मी टेल यू अ पॉजिटिव वन। अच्छा, तुम में से कितने लोगों ने दंगल मूवी देखी है? आई एम अज्यूमिंग ज्यादातर लोगों ने देखी हो। नहीं देखी हो तो बता दूं, कॉन्सेप्ट था, आमिर खान की बेटियां थी, रेसलर बनना चाहती थी, पर हरियाणा में सेक्स रेशियो खराब है, वहां लड़कियां इतनी नहीं होती, तो बड़ी परेशानी हुई उसको लड़कियों को रेसलर बनाने में। बड़ा फेमस डायलॉग है उसका, हमारी चोरियां चोरों से कम है के। कई सारे मुद्दों पे फोकस किया था मूवी ने कि कैसे वुमेन रेसलर, वुमेन स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं दिया जाता। इन जनरल हरियाणा में सेक्स रेशियो कितना खराब है। एंड एक टाइम पे बिल्कुल सही बात है, इंडिया में वन ऑफ द वर्स्ट सेक्स रेशियो था हरियाणा का। 1000 मेल्स पे 834 फीमेल्स हुआ करती थी। अब उसके कल्चरल रीजंस हैं, छोरा चाहिए एंड फिर कन्या भ्रूण हत्या होती है। पर इस हफ्ते हरियाणवियों के द्वारा देश भर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। हरियाणा सरकार ने अपना सेक्स रेशियो सुधारने में बहुत अच्छा काम किया रिसेंटली। सही में दंगल किया इन्होंने। सबसे पहले तो सोसाइटल अवेयरनेस कि भाई छोरियां छोरों से कम नहीं है, गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और फिर रूट कॉज फीमेल इन्फेंटिसाइड, जो वैसे पहले से क्राइम था, लेकिन कुछ ऐसे क्लिनिक थे जो चुपचाप से अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, इन्होंने उन पे धावा बोला, उन पे रेड मारना शुरू की, स्टिंग ऑपरेशन किए। महिला कांस्टेबल प्रेग्नेंट औरत बन के जाती और जाती जहां पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है वहां पे रेड मारती। फिर हरियाणा में क्रैकडाउन हुआ तो लोग दिल्ली, यूपी, राजस्थान जाने लगे। इन्होंने उन स्टेट्स में भी क्लिनिक पे क्रैकडाउन किया और उस लॉन्ग टर्म प्लानिंग की वजह से अब हरियाणा का सेक्स रेशियो काफी सुधर गया है। जहां 1000 लड़कों के मुकाबले 850 लड़कियां भी हुआ करती थी, अब वही सेक्स रेशियो सुधरकर 923 लड़कियों पे आ गया है। अभी भी नेशनल एवरेज से 10 कम है, बट गुड स्टार्ट। यहाँ पे केंद्र सरकार की भी तारीफ करूंगा। इनका एक प्रोग्राम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं कि अरे लड़कियों के एजुकेशन पे खर्च नहीं किया, ज्यादातर 80% करीब मार्केटिंग पे खर्च कर दिया जब स्मृति ईरानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हुआ करती थी। बट मैंने ग्राउंड पे देखा है कि ये जो बस रिटोरिक है कि बेटी भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैंपेन, ये मार्केटिंग लोगों की मानसिकता सुधारने में बदलाव तो लाया है। तो इसी बात पे हरियाणा वालों को मिलनी चाहिए वाहवाही और मुझे नेशनल क्रिएटर अवार्ड। आप नीचे आइए बेटा। ठीक है, कोई बात। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? सफेद कपड़ा 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, अरे रेखा जी आ गई। मोदी जी ने सब दिया, आज ही ट्रेन भी चालू की। किसान है ना, बुलेट ट्रेन जो हमारी दिल्ली तक जा रही है। क्या? दिल्ली तक बुलेट ट्रेन? मेरी एक्सप्रेस टाइम पे पहुंच नहीं रही, दिल्ली में बुलेट ट्रेन कब आई? ये तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं दिल्ली में बुलेट ट्रेन आ गई? अरे 2050 में है ये अभी। एक तो फ्यूचर में भी तो रहती है। ये बीजेपी वालों में खुद वोट दूंगा, पहले बताओ इनको ढूंढ के कहां से लाए तुम? भाई दिल्ली में, मुझे बस एक बार बता दो, दिल्ली में कहां आई बुलेट ट्रेन? मैं खुद जेएनयू वालों को उसमें बिठा के पाकिस्तान भेज दूंगा। The candidate list, the party strategy, the party strategy, ये स्ट्रेटेजी होती है मैडम इसकी? हम तो सुबह हम नहीं सोते ना। No nasty home minister, the naughty home minister. Naughty home minister? भाई एक पॉइंट के लिए तो ममता बनर्जी को देख के सही में ऐसा लगता है कि कोई स्कूल की प्रिंसिपल हो जो असेंबली के बाद आगे किसी ना किसी बात पे झाड़ नहीं देती। हम्बा हम्बा रंबा रंबा कम्बा कम्बा। POV बॉयफ्रेंड ग्रुप्स भी लाइक, बॉयज फ्रेंड ग्रुप भी लाइक। सॉरी भाई मैं चलता हूँ, कल मेरी स्कूल है। चलो भाई मैं चलता हूँ, कल मेरे को जॉब पे जानी है। ठीक है भाई। चलो भाई मैं चलता हूँ, मेरी बेटी की PTM है। ओके भैया। चलो भाई चलता हूँ, कल मेरी बेटी की शादी। ठीक है अंकल जी। गुगु गागा। गुगु गागा। अच्छा एक सेकंड, लड़कियों के ग्रुप में नहीं होता? क्यों? हमारे में बहुत वैसा होता है कि
अगर वाइब मैच करे, अगर वैसे तो अपनी एज की होनी चाहिए थोड़ा। अच्छा नहीं कल्चर सर्कल और यहाँ भी देखा है ये कुछ भी। और यहाँ तुम्हारा गर्ल कोड नहीं चलता, तो अगर मान लो तुम्हारी कोई दीदी हुई 5 साल में तो भगा दोगी उसको, आंटी बोल दोगी? वो फिर फ्रेंड्स में नहीं काउंट होगी ना, वो फिर दीदी के अलग कैटेगरी। अच्छा तुम अलग, और छोटी आ गई तो वो अलग, वो अलग, सब अलग। तो आधार कार्ड देख के दोस्ती करते हो क्या तुम लोग? ये क्या बात हुई? मेरा तो ऐसा नहीं होता। गांव में एक छोटे बच्चे चक्का चलाते हैं ना, जिसका बढ़िया बन जाए उससे दोस्ती कर ली। अरे यार ये तुम लोग दूर बैठो, थोड़ा गरीब आ गया है बीच में, सॉरी दोस्तों। नहीं दोस्ती की बात है, वो चक्का नहीं। अच्छा। लाइक चप्पल का राउंड कितना अच्छा कट रहा है। बस 80 करोड़ राशन। दोस्तों, हाउ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स? हेलो 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 हेलो, मेरा नाम है DK मलिक। अरे किसका चूहे को बिठाया है यार? वेनेजुएला पे बम गिर रहा है, दौड़ इमरजेंसी सेवाओं में हम जनरल असेंबली शुरू कर लेते हैं। अरे यार, व्हाई डू वी हैव UN? इट्स लाइक अ फायर डिपार्टमेंट विदाउट द वाटर कैनन्स। वो बत्ती बजाते आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। जिनको पता भी नहीं उनको पता चल जाती कि आग लग गई, आग लग गई। मुझे लगता है कि UN इज द इंटरनेशनल वर्जन ऑफ मीटिंग। करते रहिए मीटिंग आल हुआ आप मीटिंग। सौरभ द्विवेदी आफ्टर क्विटिंग लल्लन टॉप। तो ऐसी क्या वजह हो गई कि जिसके वजह से आप मुझे अंधेरी लेकर नहीं जाओगे? लगता नहीं एक नागरिक को आपको ले जाना चाहिए? अरे नहीं, तुमको नहीं ले जाऊंगा। तुम बहुत इतना ज्यादा लंबा बात करते हो। इतना कौन बात करता है? हमारे 10 मिनट में और आपके 10 मिनट में इतना अंतर क्यों है? हमारा 10 मिनट उत्तर का, आपका 10 मिनट दक्षिण का। 10 मिनट में तो मेरी सिर्फ पंक्तियां ही पूरी हो पाती है और आप डिलीवरी भी कराते हो। भरोसे पे टिकी है दुनिया, क्या फ्री में मिलेगा थोड़ा धनिया? कली कली खिली है, उसे जकड़े हुए हैं हरी उंगलियों ने। क्या चाहिए? सीधा बोलो ना। गोभी। सौरभ द्विवेदी एज अ नर्स। जनवरी का शीत का समय था और चांदनी की भीनी भीनी रोशनी के नीचे एक अस्पताल में बिस्तर के अंदर, अरे सर डिलीवरी हुई है बता दो यार। अरे सर लड़का हुआ है कि लड़की हुई है? जिस लिंग में वो जन्मे हैं वो इतना है कि वो किसी दूसरे को भी जन्म दे सकता है, और ईश्वर की माया ऐसी है कि अरे लड़की हुई है बता दो ना यार। अदर कंट्रीज पीसफुली माइंडिंग देयर ओन बिजनेस, ट्रम्प भी लाइक। नहीं लेकिन हम तो आपकी डेमोक्रेसी सेट कर रहे हैं। आपकी पैंट में अराजकता बहुत आ गई थी, इसलिए हमारे फाइटर जेट्स ने थोड़ी डेमोक्रेसी डाल। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका। गुड जोक भाई। तो फैक्ट कि उसने पार्लियामेंट में मारा और हंसा क्यों नहीं कोई भाई? मैं तो बीजेपी का भी होता ना तो भी हंसे था। शेम यार कम ऑन गाइस, यार देखो यार ह्यूमर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ह्यूमर ऑल पार्टी होता है, बिल्कुल सेक्युलर चीज होती है, ठीक है। ह्यूमर का कलर देखो हरा भी होता है और भगवा भी होता है। तो बस भैया सत श्री अकाल, राम राम, अल्लाह हाफिज, शुभ रात्रि। एपिसोड यहीं तक था। अगर आपको पूरा मीम रिव्यू देखना है तो एक्सक्लूसिवली फॉर चैनल मेंबर्स हमने अपने चैनल पर डाल रखा है। आप छोटी सी मेंबरशिप फीस के साथ हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करना। कुछ मिस कर गए हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम अगले हफ्ते कवर करने की कोशिश करेंगे। पर लोगों को बताना जरूर कि न्यूज विद एंटरटेनमेंट का एक ऐसा शो चलता है यूट्यूब इंडिया पर। आप और आपकी और या आपके उस दोस्त के साथ मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब बखैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, ये जो नीचे नाम चल रहा है ना, ये दरअसल हमारे मंत्री लेवल मेंबर्स हैं। सो थैंक यू दोस्तों। और हाँ, जाते जाते अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है, ट्राई हैक मी को ट्राई करना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है।